बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने अपने नावल की जो स्टार्ट किया हुआ था उसकी सेकंड और लास्ट एपिसोड पढ़नी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे ईजीली। और चलते हैं पहले नावल की पहले कमेंट सेशन की तरफ, देन हम एपिसोड रीड करेंगे, ठीक है। जेबी जट का कमेंट है, ऐसी लड़कियाँ कभी खुश नहीं होती। ये तो होता है, बस अब जाके देखते हैं आगे क्या होता है, इसको दायत मिलती है कि नहीं मिलती। मलिक साहबा का कमेंट है जी, लॉन्गेस्ट कमेंट है। वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट पार्ट बहुत मज़े का था। ज़मीना वो बाद में नोशी को फॉलो करती होती होर की हसदी भरी हुई रीसा पिट्टी। आहो बस रीसा रीसा विच रीसा पिट्टी औरत पहुंच गई यूनिवर्सिटी भी। और उधर जाके वो कहते हैं ना, वो कवा चला हंसती चालते अपनी भी भूल गया। ओ सब दुकात पोता वेख के औकात तो बाहर हो गई, अपनी औकात भूल गई। वह फिर औकात से बढ़ के जब बंदा बातें करे तो फिर कुछ ना कुछ तो होता ना। आहो जैन सायरा के भाई था, उन्हें सूथरी तो चंगी की, लेकिन फिर अगो जो जैन ने इंतकाम लिता वो भी तो सही नहीं ना लिता। हाँ, बहुत वैसे बड़ी बेस्ताना मोमेंट था जैन के लिए जब ना राबिया और सायरा के सामने उसने कॉल की थी ज़मीना को। इसने उस अपनी इंसल्ट का इंतकाम भी तो बड़ा बुरा लिया जैन कमीने ने। हाँ, उसके फादर की कंडीशन वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जब मान टूटता है तो फिर ऐसे ही होता है। हाँ जी, उसकी शादी हो गई है, देखते हैं आज वाले एपिसोड में पता लग जाएगा आपको कि उसका हस्बैंड कैसा है। बाकी वो जो फ़ी वाला सीन था उसमें तो मेरा दिल किया मैं ज़मीना को इतनी गालियाँ निकालूँ ना, लानती औरत को, कि बस क्या ही बताऊँ मैं। ओवरऑल एपिसोड सारी बहुत इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम आमीन। दुआओं में याद रखें, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखें। रुमान नज़र, मैं आपके चैनल से नावल सुनती हूँ, पता क्यों? आपकी रीडिंग के दौरान गालियाँ देती हैं वो सुनने के लिए। बस यार वो जज्बात होते हैं ना, उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं जब कोई ऐसी चीज़ में पढ़ती हूँ। तो ऐसा तो होता रहेगा ना, फिर आप सुनती रहा करें। तो कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे। थोड़े से कमेंट थे अब आज, बल्कि थोड़े होते हैं क्योंकि इनको पता कि मैंने रीड नहीं करती, लेकिन अब कमेंट सेशन दोबारा आ गए थे, फिर जो मेरे रीडर नशे भजे हुए भी वापस आ जाओ। अच्छा, वो नायाब रिजवान, आपने मुझे कोई नावल रीड करने का कहा था, मुझे मिल नहीं रहा। कौन सा आपने कहा था? मुझे दोबारा बता दें अगर आप ये एपिसोड सुने तो। अच्छा जी, नावल की तरफ आते हैं। बहुत प्यारी हैं भाभी बेजी। नूरा सबसे पहले बोली, बहुत मुबारक हो मेरे भाई। अबू बकर ने दाद दे दी नज़रों से तलाल को देखा जो सबकी मौजूदगी की वजह से अभी तक इसे देख नहीं सका था, तो मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा, बाकी बातें कल कर लेना, अभी मेरे बच्चों को आराम करने दो। नूरा भाभी को कमरे में ले जाओ। नूरा इसे बेड के दरमियान में बिठाकर अब इसका लहंगा फैला रही थी। वो खामोशी से देख रही थी। वो 18-19 साल की दुबली पतली लड़की थी जो अपना काम करते हुए चुपके से एक नज़र इस पर भी डाल लेती थी। आपको भूख तो नहीं लगी? कुछ लाऊं आपके लिए? इसने पूछा तो बहुत भूख होने के बावजूद इसने सर नफी में हिलाया था। कार पर फाका नहीं तो सुनाते। अगर आपको भूख लगे तो वहाँ टेबल पर फ्रूट्स हैं और बिस्किट भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ और चाहिए तो तलाल भाई को बता दें, मैं भिजवा दूँगी। चकराते सर के साथ इसने बमुश्किल सर हिलाया। इसके जाते इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया और वो जो सुबह से जब्त करके बैठी थी अभी से रोना आ रहा था। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ पापा, वो दिल में इनसे शिकवा करने लगी। आपने अपनी मर्ज़ी कर ली, मैं भी अब अपनी मर्ज़ी करूँगी। निकाह करने से मैं किसी की मलकियत नहीं होगी। दौर फिट्टे मुँह फिरते रहते, लानत तेरी ज़िंदगी तो उत्ते। लहंगा समेट कर बेड से नीचे उतर आई। इसने नीम अंधेरे कमरे में बाथरूम तलाश करना चाहकर बाथरूम कमरे में ना हुआ तो इस ख्याल के आते वो हाँसी होकर रह गई। तभी दरवाज़ा खुला। इसने चौंक कर देखा, अंदर आने वाले ने दीवार पर लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट ऑन कर दी थी। सारा कमरा पल में रोशनी से नहा गया। ज़मीना की नज़रें बेख्तियार सामने खड़े शख्स पर गई। वो काफ़ी लंबा चौड़ा मर्द था। सफ़ेद शलवार कमीज़ में इसका कद और जसामत मज़ीद नुमाया हो रहे थे। इसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी। गहरी नज़रों से देखता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था। अपनी तरफ आता देखकर इसके हवास मुख्तल होने लगे और अगले ही पल वो चकरा कर बेड पर गिरी। और वो जो इसके यूँ देखने पर मुस्कुराहट दबाए इसकी तरफ बढ़ा था, इसको आंखें बंद करते और बेड पर गिरते देखकर एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर तेजी से चलता इसके करीब आया। ज़मीना दे गई। सुबह जब इसकी आंख खुली तो इसने अजनबी नज़रों से छत को देखा, फिर जैसे याद आने पर तेजी से उठी, लेकिन उठते सर चकरा कर रह गया। उठ गई मेरी धी? जरीना बेगम की आवाज़ पर इसने चौंक कर दाएं तरफ देखा जहाँ वो इसके सराहने बैठी मुस्कुरा रही थी। इसने कनखियों से पूरे कमरे का जायज़ा लिया। वो नहीं था, वो कल वाले कपड़ों में थी, बस जेवर और दुपट्टा गायब थे।
कल तुम बेहोश हो गई थी, मुन्ना परेशान हो गया तो मुझे बुला लाया, मैं रात को तुम्हारे पास ही थी। रात को नूरा कमरे में चली गई तो मुझे मुनासिब नहीं लगा इसे जगाऊं, वरना वो तुम्हारे कपड़े तब्दील करवा देती। ज़मीना ने बेसाख्ता झुरझुरी ली। नहीं, आपने अच्छा किया। तुम नहा लो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ, बल्कि कमरे में ही भिजवा देती हूँ। तुम और मुन्ना इकट्ठे कर लेना, परसों से इसकी तबीयत भी ख़राब है। जो सूट इसके हाथ है वो उठाकर बाथरूम में घुस गई, लेकिन बाथरूम इतना बड़ा और खूबसूरत था कि वो दरवाजे के पास ही रुक गई। इसे लग ही नहीं रहा था वो किसी गांव में। मुतासिर होने का वक्त बहुत मुख्तसर था। वो सर झटक कर बाथटब की तरफ बढ़ गई। बाहर आई तो नूरा टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। पूरी टेबल मुख्तलिफ लवाजमात से भरी हुई थी। एकदम इसकी भूख चमक गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। नूरा इसे देखकर बोली तो इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया था और इसकी नज़र इस पर पड़ी जो दुपट्टा लापरवाही से एक साइड पर डाले बाल खोले इसे देख रही थी। इसके मुसलसल देखने पर इसने बेसाख्ता दुपट्टा खुद पर फैलाकर सर को ढांप लिया। भाई कुछ और चाहिए तो बताइएगा। इसके सारा बात में हिलाने पर नूरा बाहर निकल गई। वो वहीं सोफे पर बैठ गया जबकि वो अभी तक खड़ी थी। नाश्ता ठंडा हो रहा है। इसी में खड़ा देखकर इसे बोलना पड़ा। मैंने ने झुकी नज़रों से इसे देखा जो ब्रेड पर जैम लगा रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती सोफे के बिल्कुल किनारे पर जाकर बैठ गई। इन दोनों के दरमियान इतना गैप था कि बासानी दो लोग और दरमियान में आ सकते थे। तलाल ने एक नज़र मौजूद फासले को देखा और दूसरी नज़र इस पर डाली जो सोफे पर सुकड़ी सिमटी बैठी थी। मुझे भूख लगी लेकिन इतनी नहीं कि तुम्हें खा जाऊं, वो ब्रेड प्लेट में रखता हुआ बोला। सो आगे आ जाओ। इसने अपने करीब सोफे पर हाथ रखकर इशारा किया, लेकिन ज़मीना वैसे बैठ रही। अगर मैं आ गया तो फिर मुझे पीछे करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसकी बात पर ज़मीना का हलक खुश्क हो गया। वो एक पल जाए के बगैर थोड़ा खिसक कर आके हुई। मौजूदा फासला कुछ कम हो गया था। तलाल की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसने प्लेट इसके आगे खिसकाई और थोड़ा सा ऑमलेट भी इसकी प्लेट में गया रखा। इसे ख़त्म करना है। इसने मज़ीद 2 सेंके हुए स्लाइसेस के आगे किया। वो इसके लिए चाय बना रहा था। दोनों के दरमियान अब खामोशी थी। तभी दरवाज़ा खुलकर ज़रीना बेगम अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम। वो इनको देखकर खड़ा हुआ और सर इनके सामने झुका। जीते रहो, सदा सलामत रहो। इसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराई थी। बेटा थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आ जाना, गांव की औरतें आई हैं तुमसे मिलने। इसने बड़ी मुश्किल से खुद को क्यों कहने से रोका और दिक्कत से सर हिलाया। बड़ी मुश्किल ਨਾਲ रोकी। एड्डी भी ज़बान दरा दी चंगी नहीं होती कि हर चीज़ दे उत्ते सवाल करना ज़रूरी नहीं होता। और मुन्ना बहू कुछ देर बाहर मेरे पास होगी तो तुम आराम कर लेना। फिर शाम में मैंने को साथ शहर ले जाना और इसकी पसंद का जोड़ा और जेवरात भी ले देना। और बेटा तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। वो फिर इसे याद दहानी करवा कर बाहर निकल गई थी। वार्डरोब में भारी काम वाले सूट थे। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कौन सा पहने। तभी अपने पीछे किसी का एहसास होने पर चुकन्ना हो गई थी। मर्दाना परफ्यूम की खुशबू इसके इर्द गिर्द फैली और पीछे करता लाल ने आगे बढ़कर एक हैंगर निकाला। ये कैसा रहेगा? वो पीछे हटे बगैर हैंगर में लटका मैरून सूट आगे करके पूछ रहा था। ये बहुत हैवी है, वो मुश्किल बोली। इसने लाइट पिंक और सिल्वर काम वाला सूट इसके सामने किया। मेरा ख्याल है ये लाइट है। ज़मीना ने पर मुश्किल नज़र उठाकर देखा और सर हिलाकर सूट थाम लिया। अब वो इसके पीछे हटने का इंतज़ार कर रही थी। वो पीछे हटकर बेड पर जाकर बैठ गया। चलो एक बात की तसल्ली हुई कि तुम गूंगी नहीं हो, वरना कल से एक लफ्ज़ भी नहीं सुनने को मिला था। वो अब सर के नीचे दोनों हाथ रखकर लेट गया, लेकिन फोकस इसी पर था जो अब भी अलमारी के साथ चिपकी खड़ी थी। कुछ अपने रवैये की वजाहत करोगे कि तुम मुझसे डर रही हो या शर्मा रही हो, ताकि मैं इस हिसाब से बात करूँ। बब्बी पर और इसका चेहरा देख रहा था जो इसे देखने से गरेजा थी। वो कोई जवाब दिए बगैर बाथरूम में घुस गई। वो जब तैयार होकर बाहर आई तो एक आंख बाजू पर आंखों पर रखे शायद सो रहा था। वो दबे पाँव चलती कमरे से बाहर आ गई। एक लंबी राहदारी इसके सामने थी। इसके सामने और इर्द गिर्द कमरे थे। इसे पता नहीं था अब किधर जाना है। तभी नूरा बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई थी। मैं आपको ही लेने जा आ रही थी भाभी, वो इसे इश्तियाक से देखते हुए बोली। बहुत प्यारी लग रही है। इसकी तारीफ पर वह मुश्किल मुस्कुराई। दिमाग में तलाल का सवाल गूंज रहा था। बड़े कमरे में बेटी आपका इंतज़ार कर रही हैं। भाभी, वो आगे बढ़ी थी जब नूरा ने पुकारा। दुपट्टा सर पर ले लें, आप दुल्हन है और वहाँ गाँव की औरतों के अलावा तलाल भाई के रिश्तेदार भी हैं। इसके वजाहत देने पर ज़मीना ने गहरा सांस ली। से वहाँ बैठे घंटा हो गया था। सब मुख्तलिफ अंदाज में एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो बेटी ने अपने इकलौते लाडले बेटे की शादी अचानक इतनी सादगी से कर दी। सास बड़ी खुशदिली से सबके सवालों का जवाब दे रही थी। इन्होंने एक बार भी इसके बाप पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया। इसे पापा पर गुस्सा आ रहा था जिन्होंने इतनी जल्दी करके इसकी ज़ात के लिए कई सवाल पैदा कर दिए। इसे लगता था कि इसकी बेरुखी के बावजूद इसका शौहर इसके सामने बिछा भी सजाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा मामला था। इसे इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की मिली थी, लेकिन इसे तो जैसे इसकी कदर ही नहीं थी। तो जुदा बड़ी कदर कर रही है ना। इसने एक बार भी इसकी तारीफ नहीं की। बेशक वो खुश नहीं थी, लेकिन वो तोक़ा कर रही थी कि मुकाबले इसके हुस्न के कसीदे पड़ेगा। बुड्ढी तू, लेडी डियाना। लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट था। इसे फिर ढेर सा रोना आया था। तभी ज़रीना बेगम की नज़र इस पर पड़ी तो वो चौंक गई। यकीनन इन औरतों की बातों ने इसे तकलीफ दी थी। नूरा, भाभी को ले जाओ, इन्होंने पास खड़ी नूरा से कहा। वो तो जैसे पहले वहाँ से भागने का सोच रही थी, जल्दी से उठी और नूरा से पहले आगे निकल गई।
कमरे तक पहुंचते पहुंचते इसका चेहरा आंसू से भीग गया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो परफ्यूम की खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। इसने जल्दी से चेहरा साफ किया, लेकिन तलाल इसका भीगा चेहरा देख चुका था। क्या हुआ? वो परेशान होकर इसकी तरफ बढ़ा। वो सरनवी में हिलाती आगे बढ़ी, लेकिन इसने इसका बाजू पकड़कर इसे रोक लिया। ज़मीना को फिर से रोना है और वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। तलाल मज़ीद परेशान हो गया था। किसी ने कुछ कहा है? वो अब इसके हाथ चेहरे से हटा रहा था। ज़मीना, अब के इसने संजीदगी से इसका नाम पुकारा। इसकी आवाज़ में पता नहीं ऐसा क्या था कि इसने दोनों हाथ हटा दिए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा ने मेरी एक भी नहीं सुनी। और यूँ एक दिन मैं शादी की जैसे मैं कोई बहुत फालतू चीज़ हूँ जिससे इनको निजात चाहिए थी। बाहर सब पूछे थे आंटी से कितनी एमरजेंसी में शादी क्यों की। वो हिचकों के दरमियान बोल रही थी। इसको गौर से सुनते और देखते तो लाल ने गहरा सांस लिया और इसे सोफे पर बिठाया, पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया और इससे कुछ फासले पर बैठ गया। हर इंसान अपनी बात कहने के लिए आज़ाद है, हम इन्हें रोक नहीं सकते। अगर इन औरतों ने सवाल किया तो क्या बेजी ने तुम्हारे अंकल के खिलाफ कोई बात की है? इसे सवालिया अंदाज में से देखा। जहाँ तक मैं बेजी को जानता हूँ, इन्होंने ज़रूर इन औरतों को मुतमिन कर दिया होगा। दूसरा किसी माँ बाप के लिए औलाद बोझ नहीं होती। बेजी ने बड़ी इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगा था, इन्हें मुनासिब लगा तो इन्होंने हाँ कर दी। जल्दी इन्होंने इसलिए की कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो चाहते थे खैर खैरी से तुम्हारी शादी हो जाए। इसके दिल में जो परेशानी थी कि पापा ने पता नहीं क्या कहकर इतनी जल्दी शादी की, इसे तसल्ली हुई। लेकिन तलाल के अगले सवाल ने फिर इसे परेशान कर दिया था। तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? वो सर तिरछा किए इसी पर नज़र जमाए पूछ रहा था। मैं अभी पढ़ना चाहती थी। पापा जानते कितनी मुश्किल से इन्होंने मेरा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में करवाया। बहुत मुश्किल से मेरी फ़ीस देते थे। मैं जॉब करके इनका बोझ कम करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। इसके समझ में नहीं आया जिस शख्स से सिर्फ एक दिन पहले मिली थी, इसे दिल की सारी बातें क्यों कर रही थी। बस यही वजह थी शादी ना करने की, या कुछ और भी था? अब के ज़मीना ने अपनी आंखें पूरी खोल कर इसे देखा। और क्या होगा? इसने डरते डरते पूछा। ये तो तुम्हें पता होगा। वो फिर इसी से पूछने लगा। यानी तुम्हें लगा कि हमें तुम्हारे मज़ीद पढ़ने पर एतराज़ होगा? इसने सवाल पर ज़मीना ने सर इस बात में हिलाया। तलाल ने हुनकारा भरा। मुझे अंकल ने बताया कि तुम्हें पढ़ने का शौक़ है और मैंने इन्हें कह दिया कि मुझे तुम्हारे पढ़ने पर कोई एतराज़ नहीं। शायद इन्होंने तुम्हें नहीं बताया। ज़मीना हैरान होकर इसे देखने लगी। इसे लगा वो खुद पढ़ा लिखा नहीं तो पढ़ी लिखी बीवी इसे कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देगी तो इसे पढ़ने नहीं देगा। हर कोई तेरे वगैरह कॉम्प्लेक्स तो चवल आदमी नहीं होता। आपको वाकई कोई इतराज़ नहीं? वो हैरत से बोली। नहीं। और आंटी? इसने ज़रीना बेगम के मुतल्लिक पूछा। इन्हें भी नहीं होगा। और कुछ? अब के ज़मीना तो जब का शिकार थी। जो वो कहना चाह रही थी कैसे कहे, खुलकर वो कह नहीं सकती थी और गोलमोल लफ्ज़ों में शायद वो ना समझता। शादी एक मुकम्मल ज़िम्मेदारी का नाम है जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। यही बात मैंने पापा से भी कही थी, लेकिन वो समझे नहीं और शायद किसी और को भी समझ में ना आए। वो आंखों को मसलते हुए बोली। तलाल ने बगौर इसकी हरकत को देखा। तुम मुझे जितना बेवकूफ़ समझ रही हो ना, मैं इतना क्या इतना सा भी नहीं हूँ। मुझे हर बात हर अंदाज़ बड़ी अच्छी तरह समझ आते हैं। तुम सीधा सीधा कहो कि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हूँ। या अल्लाह! ज़मीना बेख्तियार बड़बड़ाई। यह आदमी हद से ज़रा साफ को और मुँह फटता। ज़मीना का चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ गया। इसलिए पहले दिन तुम मुझे देखते बेहोश हो गई थी। वो भिगो कर इसे मार रहा था। ऐसा ही है ना? वो अब सर झुकाकर इसकी झुकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वाकई मेरी तबीयत ख़राब थी। वो नज़रें चुराती हुई बोली तो वो सीधा होकर बैठ गया। बेफ़िक्र हो, मैं ज़बरदस्ती का बिल्कुल कायल नहीं। अगर तुम इस रिश्ते को कायम रखने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। टेक योर टाइम और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तुम्हें यहाँ मेरी या बेजी की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर तसल्ली होगी तो चले, वलीमे की शॉपिंग भी करनी है। वो उठते हुए बोला। इसने आज ब्लू जीन्स पर लाइट ब्लू टी शर्ट पहन रखी थी। वो कितनी देरी से देखती रही, फिर नज़रें चुरा ली। आप खुद चूज़ कर ले, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे देखकर या तो तुम बेहोश होती थी या तुम्हारी तबीयत ख़राब होती थी। मसला क्या तुम्हारे साथ? वो उसका अपनी तरफ बगौर देखना और फिर नज़रें चुराना दोनों देख चुका था। मेरी तबीयत वाकई ख़राब थी। अब के वो हल्की आवाज़ में मिनमिनाई थी। से लग रहा था आने वाले वक्त में इस शख्स से टफ टाइम देने वाला है। तुमने गुस्से का स्वाद। ओके, तुम्हारी मर्ज़ी, फिर जो भी आएगा पहन लेना। इसने बिल्कुल भी अपने साथ जाने के लिए स्टार नहीं किया। ज़मीना ने हैरत से जाता देखा। इसे लगा वो इसे स्टार करेगा, पर वो तो इसका हर अंदाज़ गलत साबित करने पर तुला था। हाँ, तेरे अगे वेचता जावे तो तू बेचारी ओहदे ते शर्तां ऐड करी जावे तो तेरे अगे वेचता जावे। मां सदके चली जा तेरे ते। मैं नहीं सोचा मैं घूमती जब ज़रीना बेगम दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। इन्हें देखकर वो खड़ी होगी। क्या हुआ? मुन्ना बता रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। इन्होंने परेशानी से इसका माथा छुआ। बस आंटी, सर में दर्द है। बेटा, जिस तरह मुझे बेजी कहता है, मुन्ना मुझे बेजी कहता है ना, तुम भी मुझे बेजी कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, वो सर झुकाकर बोली। तुम आराम करो, मैं नूरा के हाथ चाय और दवाई भिजवाती हूँ। शाम तक तबीयत भी संभल जाएगी। नूरा की सहेली है, वो मेहंदी बड़ी अच्छी लगाती है। शाम में वो भी आएगी। ढेर सारी मेहंदी लगवाना। तुम्हारे हाथ मेहंदी से सजे बड़े अच्छे लगते हैं। इन्होंने प्यार से इसके हाथों को थामा तो इनके प्यार पर इन्हें देख के रहेगी। सर ने ब्यूटी पार्लर से भी टाइम ले लिया। कल 3 बजे का टाइम है, ठीक है? जी। इनके जाते हुए बिस्तर पर गिर सी की बेजी इसकी हर चीज़ कितने शौक़ और चाहत से करवा रही थी।
इतना तो इसके अपने घर वालों ने भी नहीं किया था। एक हल्की सी शर्मिंदगी की लहर इसके अंदर उठी, लेकिन ज़्यादा देर वो सोच नहीं सकी और नींद इस पर मेहरबान हो गई थी। दादा लानती बंदे भी शर्मिंदा होंगे हैं। सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो शायद बेड क्राउन से टेक लगाए लगाए सो गई थी। इसने दुखती गर्दन घुमाकर साइड पर देखा। बिस्तर बेशिकन था, यानी वो रात को कमरे में नहीं आया। इसके माथे पर बल पड़ गए। इसने अपने दोनों हाथ और पाँव की तरफ देखा जहाँ मेहंदी सूख गई थी। रात को लाशौरी तो पर इसका इंतजार करते करते सो गई थी। अब इसे लग रहा था कि वो आया ही नहीं था। वो सर झटकती उठ गई। नाश्ता करते भी वो मतलाशी नज़रों से उसे ढूंढती रही, लेकिन वो नज़र नहीं आया। मैंने बेटा, नूरा तुम्हारे साथ पार्लर जाएगी, तुम्हारा लहंगा और जेवर इस बैग में रखती है। अबू बकर तुम लोगों को छोड़ आएगा। इसे बेहद गुस्सा है। इसका ख्याल था कि वो इसे छोड़ने जाएगा। सारा रास्ता मुख्तलिफ सोचों में कटा था। पार्लर पहुँच कर जब वो चेंजिंग रूम में आई तो सिल्वर ग्रे कलर की मैक्सी देखकर इसकी आंखें खुल गई थी। वो इतने खूबसूरत ड्रेस का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। ब्यूटिशियन ने जेवरात पहनाने के बाद दुपट्टा सेट किया तो शीशे में नजर आता अपना अक्स देखकर वो दंग रह गई। हाय भाभी, आप तो बिल्कुल परी लग रही हैं। इसके पीछे खड़ी नूरा इसे देखते ही मशहूर होते अंदाज में बोली। एक खूबसूरत मुस्कुराहट इसके चेहरे पर तर आई। अब देखती हूँ कैसे मुझे इग्नोर करते हो। वो तसव्वुर में तलाल को मुखातिब करके बोली, भाभी चलें, गाड़ी आ गई है। वो बड़ी नज़ाकत से चलती हुई बाहर आई। से लग रहा था कि वो आज सारी दुनिया को हैरान कर देगी, लेकिन बाहर निकलते वो खुद इतनी हैरान हुई कि कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके सामने तलाल था, ब्लैक टू पीस ग्रे टाई लगाए, क्लीन शेव चेहरा, बालों को जेल से सेट किए। वो अपने लंबे कद और मजबूत जिसामत की वजह से पहले से शानदार लगता था, लेकिन वो इतना हैंडसम था ज़मीना को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। भाभी चले ना, रुक क्यों गई? नूरा ने इसे मराकबे से बाहर निकाला था। अपनी इसे बेख्तियारी पर इसे खुद भी गुस्सा आया, खुद पर गुस्सा आया। वो जो बिजली इस पर गिराना चाह रही थी वो खुद इस बिजली का शिकार हो गई थी। तू सोच ला। इसकी गाड़ी के करीब आते इसने पिछला दरवाज़ा खोला और इसके बैठते बंद कर दिया। खुद अगली सीट पर जाकर बैठ के गया। तारीफ का एक जुमला तो बोल ही सकता था, ज़मीना ने दिल में कहा। हाँ तू वो कहे कि तू मेरे खोलना, मैनू मुँह ना ला, तू ही तो क्या सी, तो हुण तेरियां तारीफां करता फिर। शानदार होटल के सामने इसकी गाड़ी रुकी और इससे भी शानदार तरीके से इनका इस्तकबाल हुआ। चारों तरफ से फूल की पत्तियां इन पर गिर रही थी और एकदम हाल में अंधेरा छा गया। एक स्पॉटलाइट इन पर फिक्स हो गई। इतनी नज़रें खुद पर महसूस करके वो कुछ कंफ्यूज हो गई। ऊपर से सारे मूवी और कैमरामैन अपनी फरमाइशें करना शुरू हो गए। तलाल भाई भाभी का हाथ पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएं। इनके कहने पर तलाल ने इसका सट पड़ता हाथ थाम लिया, जबकि इसके हाथ थामने पर जैसे ज़मीना को ढारस मिली। इसे इसका हाथ पकड़ना बुरा नहीं लगा। वो स्टेज पर आई तो बैठते ही सबसे पहली नज़र सामने टेबल पर बैठे अपने माँ बाप और बहनों पर गई, जिनके चेहरे पर खुशी देखकर वो गहरा सांस लेकर नजर झुका गई। खाना शुरू हुआ तो फोटोग्राफर इन्हें फ़ोटोशूट के लिए ले गया। वो जो शादी पर फ़ोटोशूट ना होने का अफसोस कर रही थी, इतने बोल्ड फ़ोटोशूट पर इसके कानों से धुआं निकलने लगा। फोटोग्राफर ने जब तलाल को एक हाथ इसकी कमर पर और दूसरा इसके चेहरे पर रखने को कहा और इसे तलाल की आंखों में देखने का कहा तो इसे लगा अब तो वो ज़रूर बेहोश हो जाएगी। फोटोग्राफर जितना नज़दीक जाने को कह रहा था वो इतना झिझक रही थी। तुमने एक ही दिन में भाभी को इतना डरा दिया? अबू बकर जो फोटोग्राफर के साथ अंदर आया था तलाल के करीब आकर सरगोशी के अंदाज में बोला। तो तलाल ने अब्रू चुकाकर ज़मीना को देखा। क्या वाकई ऐसा है? वो इससे पूछ रहा था। वो अब भी इसकी कमर में हाथ डाले खड़ा था। मेरा ख्याल है काफ़ी तस्वीरें होगी। इसकी रूहानी शक्ल देखकर तलाल ने फोटोग्राफर को मज़ीद तस्वीरों से मना कर दिया। रस्म के मुताबिक इन दोनों की ज़मीना के घर जाना था, लेकिन तलाल ने मासत कर ली थी। इसे कोई ज़रूरी काम था, न जाने क्यों ज़मीना को बुरा लगा कि वो इससे नाराज़ हो गई थी और इसकी तरफ देखे बगैर वो गाड़ी में बैठ गई। मां सदके चली जाए, वैसे बंदे ने मुँह नहीं लाना तो इधर ही गला तो नाराज़ देख के चेती होंगी भी। आज नौशी की बारात थी और बेजी ने अब तक इसके कपड़े नहीं भिजवाए थे। झंझलाहट के मारे इसका बुरा हाल था। तभी सोनी अंदर आई थी। तलाल भाई आए हैं। वो जो किताब लिए बैठी थी देरी से उठी और फिर बाहर आकर इस पर नज़र पड़ी तो इसे याद है कि वो इससे नाराज़ है। वो धीरे से सलाम करके वापस मुड़ गई। गफूर साहब ने बगौर इसकी हरकत देखी। ये लो तलाल भाई, तुम्हारे कपड़े लाए, तैयार हो जाओ क्योंकि वहीं से इन्होंने वापस जाना है। मतलब ये कि वो तुम्हें लेने आए हैं। मुझे अभी नहीं जाना, वो मुंह बनाकर बोली। पागलों जैसी बात मत करो ज़मीना, पहले भी तुमने आंटी को मना कर दिया, अब तलाल भाई खुद आए तो अच्छा नहीं लगता। चलो तैयार हो जाओ। बैग में नीले रंग का एक ही सूट था जिसके गले और बाजू पर काम था। चॉइस अच्छी है इस आदमी की, वो दिल में तारीफ़ करते हुए बोली और उठकर तैयार होने चली गई। ज़मीना ने बस इज्जत नहीं पाच रही, तेनों सही रख रहा तला लगो। वापसी पर गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अगर इसने बात नहीं की थी तो तलाल ने भी इसे नहीं बुलाया। घर पहुंची तो बेचैन दोनों की मुंतज़िर थी। वो कितनी देर से पास बिठाकर घर वालों की खैर खैरियत पूछती रही, जबकि तलाल उठकर अंदर चला गया। जाओ बेटा, तुम भी जाकर आराम करो। इसे गायब दिमागी से बैठे देखकर इन्होंने इसे आराम करने को कहा। वो कमरे में आई तो तलाल कमरे में नहीं था और बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई और इसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। वो तौली से बाल रगड़ता बाहर आया तो नज़र इस पर पड़ी जो सोफे पर बैठे हाथों को मसल रही थी। वो तौलिया कंधे पर डालकर शीशे के आगे खड़े होकर कंघी करने लगा, लेकिन शीशे से भी इसे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रहा था।
कंघी रखकर इसने तौलिया वापस बाथरूम में रखा और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। इसकी बेनियाजी पर ज़मीना का बीपी हाई होने लगा। इतने एटीट्यूड पर इसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मजबूरी थी, बात करना भी ज़रूरी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती बेड के करीब आई। तलाल ने मोबाइल से नज़र उठाकर इसे देखा। कल से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है। वो सीधे मतलब की बात पर आई। वो अब भी खामोश मुंतज़िर नज़रों से उसे देख रहा था। मेरा फाइनल सेमेस्टर है, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। ठीक है। इसने 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म कर दी। वो जो मज़ीद बात करना चाहती थी होंठ फेंच कर रह गई और गुस्से से अलमारी की तरफ बढ़ी। सारा सा सूट निकाल कर बाथरूम में घुस गई, लेकिन अंदर जाके बड़े ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। तलाल ने होंठ फेंच कर मुस्कुराहट को रोका। तलाल, तेने जो कर रहे हैं ना पुत्र, तो वही डिज़र्व करनी है। थोड़ी देर बाद वो लाल भभू का चेहरा लिए बाहर और दूसरी साइड से तकिया और चादर उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। कल फ्याज तो मैं छोड़ आएगा। वो लेटने लगी थी जब इसे तलाल की आवाज़ सुनाई दी। कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी, कहकर इसने करवट बदल ली। एक दफ़ा कहा है ना कि फ्याज छोड़ेगा तो बात ख़त्म हो गई। वो इतने गुस्से से बोला कि वो मुँह बस और कर रह गई। हाँ देख ला, तू नहीं उन्हें समझदी सी, मुँह लाने काबल उन्हें भी तेन मुँह नहीं लाया। हुन आराम है। इसी यूनिवर्सिटी आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने इसकी खबर तक ना ली। यूनिवर्सिटी में सारा को देखकर इसे जैन की हरकत याद आ गई। वो अब इसी कश्मकश में थी कि इसे बताए या ना बताए। इसकी बातों से तो लग रहा था वो इसकी हरकत से लाइलम है। अब यह सुनकर इसे तसल्ली भी हुई कि अब अमेरिका जा चुका है, वरना वो फिर इसके कुछ कर देने के खौफ में मुब्तला रहती। वो खामोशी से इन तीनों को देख रही थी, जो एक दूसरे को अपनी छुट्टियों के हवाले सुना रही थी, जबकि वो इस वक्त अपना लॉकेट बेचने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि इसके पास खर्चे के पैसे नहीं थे। चलो, केड़ा लॉकेट किने दिता सीनू? क्यों ज़मीना, तुम क्या कहती हो? सायरा के पूछने पर वो चौंक कर इसे देखने लगी। क्या कह रही थी तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? राबिया कब से इसकी खोई हुई कैफियत महसूस कर रही थी। कुछ नहीं, मुझे मार्केट जाना था, तुम चलोगी मेरे साथ? यार हम दोनों तुम लोगों की मेहमान हैं और तुम लोग बाहर का प्लान बना रही हो। हिना ने घूर कर इन दोनों को देखा। दोनों आज इसके इनके हॉस्टल आ गई थी और पिज़्ज़ा का इंतज़ार हो रहा था, जिसका ऑर्डर राबिया ने दिया था। हम कहीं नहीं जा रहे, इत्मीनान रखो। राबिया ने हिना को तसल्ली करवाई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिज़्ज़ा आ गया? राबिया उछलती हुई दरवाजे तक गई, लेकिन वहाँ वार्डन खड़ी थी। नीचे ज़मीना के घर से मिलने आए। ज़मीना ने हैरत से मुड़कर देखा। नीचे वेटिंग रूम में? अब वार्डन ने मुस्कुराकर ज़मीना को देखा। ज़मीना को इसका मुस्कुराना अजीब लगा। इसे पता था पापा होंगे, फीस का नोटिफिकेशन इनको मिल गया होगा। खैरियत है? आप बहुत दांत निकाल रही हैं। राबिया ने अप्रोच कर वार्डन को देखा। नीचे कोई लड़का आया ज़मीना से मिलने? हैं? राबिया ने हैरत से बोलकर पीछे खड़ी हिना और सायरा को देखा, फिर इन तीनों ने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाजे के करीब पहुंचते वो हैरत से जम गई। दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाले अपने पूरे कद के साथ तलाल खड़ा था। आप? वो हैरत से ही बोल सकी। बेजी से मेरी शिकायत करके आई हो? वो इससे पूछ रहा था। आपको बेजी ने भेजा? इसने कंधे उचकाने पर इसने सर हिला दिया। मैंने इनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। अब के वो संजीदगी से बोली। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? नहीं है। वो सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। मतलब? वो हैरान हुआ था। पापा के घर रह गया। वो गुस्से से इसे देखने लगा, जिसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अगर किसी ने तुमसे कांटेक्ट करना हो, कोई एमरजेंसी हो तो क्या करोगी? इसे वाकई इस पर गुस्सा आ रहा था। आप यहाँ मुझे डांटने आए? अब किसने चिढ़ कर सर उठाकर इसे देखा तो इसके अंदाज पे इसे गुस्से के बावजूद हंसी आ गई, जिसे वो तेरी से होंठ फेंच कर छुपा गया। नहीं, ये देने आया था। इसने जेब से वॉलेट निकाला और 5,000 के कई नोट निकाल के इसकी तरफ बढ़ाए। एक दो मैंने भी पढ़ा दे, इधर पढ़ा दे, आजकल बड़ी गुर्बत चल रही। ये क्या? वो संजीदगी से देखने लगी। पैसे हैं? वो भी इसी अंदाज में बोला। पता है मुझे, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। इसने हाथ नहीं बढ़ाया। तलाल ने घूर कर इसका चेहरा देखा और अगले ही पल इसका हाथ थाम कर ज़बरदस्ती इसको पैसे थमा दिए। तुम्हारी पॉकेट मनी और ये तुम्हारा फ़ी वाउचर। इसने पे स्लिप इसकी तरफ बढ़ाई तो वो हैरान होकर इसे देखने लगी। आपको कैसे पता चला? अंकल ने मुझे मैसेज किया था, क्योंकि तुम तो खैर से फ़ोन घर छोड़ आई थी। वो तंज़िया अंदाज में बोले। फ़ीस पापा ने पे किया? क्यों, वो क्यों करते? वो माथे पर बल डालकर इसे देखने लगा। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो तो तुम्हारा हर मसला मेरा है। इस बात सुनकर वो कुछ लम्हों के लिए बोल नहीं सकी। अच्छा लगा था ये सुनकर, लेकिन फिर इसका खुश्क रवैया याद कर आते ही सर उठाकर इसे देखा। फ़ीस जमा करवाने का शुक्रिया, लेकिन मैं जल्द आपको वापस कर दूँगी। तलाल ने अब संजीदगी से इसे देखा। क्या क्या वापस करोगी? इसने अब दोनों बाजू सीने पर बांध लिए। जो लिया। अच्छा? वो तंजिया सा। बाज़ वक्त गुजर जाए तो इन बातों और चीज़ों की अहमियत नहीं रहती। वो नासमझी से इसे देखने लगी। खैर, इसने सर झटका। फ़ोन ख़रीद लेना और मुझे नंबर सेंड कर देना, अगर तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो। यहाँ काम से आया था तो इसलिए तुम्हें से मिलने आ गया। कहकर वो इसके करीब आया, इसे समझने का मौका दिए बगैर इसे साथ लगा लिया और छुप कर इसे प्यार किया। अपना ख्याल रखना। वो कहकर रुका नहीं था, जबकि अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। हत्ता कि सांस तक रुक गई थी। कुछ पल बाद इसने गहरा सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो तीनों आंखें फाड़े से देख रही थी। उन्हें तीनों अटैक हो ना एक दिन। दस दे उन्होंने तेरा बंदा। ये क्या था ज़मीना? राबी अब तक शौक थी। ये हो क्या रहा था? अब की सायरा भी आगे आई। ये मुलाकातें कब से हो रही हैं? हिना ने भी सच से पैर तक इसका जायजा लिया। जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वो सुर्ख चेहरे के साथ झंझला कर बोली। तो फिर कैसे है ज़मीना? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी, सायरा मसनूई दुख से बोली।
हस्बैंड है मेरे। इसके तेज़ बोलने पर वो तीनों साख्त हुई। अगले लम्हे वो चीख उठी थी, बेवफा, धोखेबाज, चुपके से शादी कर ली, वो भी इतने हैंडसम बंदे से, और मैं कानों कान खबर नहीं होने दी। दोस्ती के नाम पर धब्बा हो तुम। राबी तो सदमे से बेहोश होने वाली थी होगी थी। इनके इतने जज्बाती रद्द-ए-अमल पर शर्मिंदा होकर बोली, सब अचानक कुछ जल्दी हुआ, किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। राबी तो सऊदीया में थी। हिना और सायरा दोनों का फ़ोन बंद जा रहा था। शादी कब हुई? सायरा ने दांत पीस कर पूछा। 1 माह हो गया तकरीबन। अच्छा छोड़ो, पहले नहीं तो परसों की तुम इधर हो, तब तो बता सकती थी ना। अच्छा बाबा, सॉरी, मेरी गलती है। कोई जवाब भरना पड़ा तो वो कानों को हाथ लगाकर बोली, ये प्रिंस चार्मिंग मिला कहाँ से? हिना ने शरारत से आंखें नचाकर पूछा। पापा के कज़न के बेटे। करते क्या? सारे के पूछने पर एक पल के लिए वो लाजवाब हो गई। इसने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। जॉब करते हैं। मजबूरी से झूठ का सहारा लेना पड़ा। और नाम क्या है? सारे ने पूछा। तलाल। वो सर झुकाकर आहिस्ती से बोली। शर्मा रही है? वो तीनों हंसती हुई से चिमट गई। ये पहली दफ़ा था कि वो उदास हो गई थी। इसने कुछ दिन पहले राबिया के साथ जाकर फ़ोन खरीदा था, लेकिन अभी तक अपना नंबर किसी को नहीं दिया था। यूनिवर्सिटी से आकर वो कितनी देर टहलती रही, फिर थक कर बेजी का नंबर मिला। फ़ोन नूरा ने उठाया। सलाम दुआ के बाद इसने बेजी का पूछा। बेजी, सदके मेरी रानी बेटी का फ़ोन आया। इनकी मोहब्बत भरी आवाज़ सुनकर जैसे उदासी कहीं दूर भाग गई। घर नहीं आना क्या? इन्होंने साथ ही सवाल कर दिया। जी बेजी, इसीलिए फ़ोन किया, आप फयाज भाई को भेज दें। ठीक है पुत्र, अभी भेजती हूँ। फ़ोन बंद करके इसने गहरा सांस लिया। घर पहुंची तो बेजी ने इसके लिए ऐसा एहतमाम किया जैसे वो लाहौर से नहीं किसी दूसरे मुल्क से आ रही हो। खाना खाकर वो कितनी देर बेजी के पास बैठी रही, फिर इनके कहने पर कमरे में आई तो दरवाजे पर ठिठक कर रुकी। सामने बैठ के पीछे इन दोनों की वलीमे की तस्वीर लगी थी। वो कितनी देर तक तलाल की मुस्कुराती तस्वीर देखती रही। साइड टेबल पर भी इसकी तस्वीर रखी थी। इसने फ्रेम उठाकर हाथ में लिया। तो क्या वो इसके लिए उदास थी? इसने आहिस्ता से फ्रेम पर हाथ फेरा और फिर गहरा सांस लेकर फ्रेम वापस रख दिया। तेरा दिमाग आस्ता आस्ता ठिकाने तैयार है, गल है वाह बिजली। शाम में जब वो सोकर उठी तो हल्की बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। बाहर आई तो तलाल की खाला की बेटी सना जरीना बेगम के पास बैठी थी। मेहमान समझकर वो भी मुरब्बत में ही बैठ गई, लेकिन वो इसको इतनी काटता नज़रों से देख रही थी कि इसका वहाँ बैठना भी दोबर हो गया। बेजी, मैं थोड़ी देर छत पर चली जाऊँ? हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? इनके कहने पर वो सना पर नज़र डाले बगैर छत पर आ गई। छत बहुत बड़ी थी। खुली जगह होने की वजह से हवा तेज़ और ठंडी थी। वो टहलते हुए गिरगिट का जायज़ा भी ले रही थी, तभी नूरा तेजी से चलती हुई ऊपर आई। इसके हाथ में ग्लास था। भाभी, ये आपके लिए मिल्क शेक। थैंक यू नूरा। ज़मीना ने मुस्कुराकर ग्लास इसके हाथ से लिया। आप ऊपर अकेली क्या कर रही हैं? वो भी इसके साथ टहलने लगी। बस ऐसे ही खुली हवा में सांस लेने को दिल चाह रहा था। साथ वो छोटे छोटे घूंट भी ले रही थी। ये ज़मीन किसकी है? ज़मीना ने उंगली से सामने नजर आती ज़मीन के बारे में पूछा। नूरा ने हैरान होकर इसे देखा। आपको नहीं पता? तलाल भाई की है। ज़मींदार है तुम्हारे तलाल भाई? जी, बहुत बड़े ज़मींदार। नूरा के चेहरे पर फ़ख्र था। अच्छा, अगर है तो मामूली सी जॉब क्यों करते हैं? आपको किसने कहा कि वो मामूली जॉब करते हैं? वो सीए हैं। ये ज़मीनें तो ख़ानदानी ज़मीन है, जबकि जॉब तो इनका शौक़ है। डुब के मरना ज़मीना बीबी के जहर खा के। मामूली जी जॉब करते थे। मेरे कम पढ़े लिखे ना कर देता, मेरी पढ़ी लिखी लाख लानत तेरे ते। पता नहीं शख्स से मुतल्लिक और कितने इंकशाफात बाकी थे। वो इतना पढ़ा लिखा था, वो खुद को ही 30 मार खान समझ रही थी। हाँ, हुन शर्म आई थोड़ी जिंदी। तो कौन से शहर में जॉब करते हैं? बहुत इश्तियाक के बावजूद इसने लहजा सरसरी रखा, लेकिन नूरा ने ऐसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रही हो आपको ये भी नहीं पता। भाई कराची में जॉब करते हैं। ज़मीना हैरत से देखने लगी। लगता है आपको भाई के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और होगा भी कैसे? एक तो शादी इतनी जल्दी हुई, फिर आप दोनों ज़्यादा अरसा नहीं रहे, इसलिए आपको भाई के मतलब ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन खैर, अब तो सारी ज़िंदगी का साथ है, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। वो समझदारी से बोली। ये नीचे जो तलाल भाई की कज़न आई है ना, इनसे बच कर रहिएगा। आपकी शादी पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इनको हुई थी। यहाँ आकर इन्होंने बड़ा रोना धोना मचाया था। क्यों? ज़मीना हैरान हुई। क्योंकि वो तलाल भाई को बहुत पसंद करती हैं, पीछे पड़ी रहती थी, और अब भी वो हर कीमत पर इनसे शादी करना चाहती हैं। लेकिन बेजी ने आपको पसंद किया। और तुम्हारे तलाल भाई, क्या वो भी अपनी कज़न को पसंद करते हैं? जलन की एक लहर इसके अंदर उतरी थी। मेरा नहीं ख्याल। वो मुंह बनाकर बोली। यानी तुम यकीन से नहीं कह सकती? इसकी आवाज़ पता नहीं ऐसा क्या था कि नूरा ने घबरा कर इसे देखा। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बस आपको आगाह किया, वरना भाई की शादी तो होगी है आपके साथ। हो सकता है वो अपनी कज़न को पसंद करते हो, बेजी की वजह से मजबूर हो गए हो। इसके सवाल पर अब नूरा पछता रही थी कि इसने मौजूद क्यों छेड़ा। वो नूरा के साथ नीचे आई तो बेजी किसी के साथ हंसते हुए फ़ोन पर बातें कर रही थी। लो, मैंने भी आ गई। इन्होंने इसे देखकर कहा और फ़ोन इसकी तरफ बढ़ा दिया। मुन्ना का है। इनके बताने पर इसने धड़कते दिल के साथ फ़ोन पकड़ और कदरे रुख मोड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? दूसरी तरफ से बड़ी संजीदगी से पूछा गया। ठीक हूँ। पेपर्स हो गए? जी। वो मुख्तसर बात कर रही थी। क्या रिज़ल्ट होगा? उम्मीद है अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ अनकारा भरा गया। मतलब जो चीज़ रिश्ते के दरमियान रुकावट बन रही थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब समझ आती इसका चेहरा दहक उठा था। इसने दर्जीदा नज़रों से पीछे देखा। बेजी नूरा से बात कर रही थी, जबकि सना पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जह थी। वो 2 कदम मज़ीद आगे चली गई। आप कैसे हैं? वो बात बदलते हुए बोली।
अब तो ठीक नहीं हूँ। वो अब इस बात का क्या जवाब देती, खामोशी से होंठ काटती रही। फ़ोन नहीं लिया अभी तक? इसे खामोशी से देखकर इसने भी बात बदल ली। ले लिए तो मैसेज क्यों नहीं किया? मेरे पास आपका नंबर नहीं था। सुभान अल्लाह, वाह! वो अश अश कर उठा। अच्छी बीवी हो जिसके पास शौहर का नंबर नहीं। और आपने जैसे मुझे बहुत मैसेज कर दिया ना, जो मैं आपको मैसेज करती। वो नाराज़ी से बोली। क्या मेरे पास तुम्हारा नंबर था? बड़े अच्छे शौहर हैं जिसके पास अपनी बीवी का नंबर ही नहीं। दूसरी तरफ इसने इसका जवाब इंजॉय किया, तभी कहका लगाकर हंस पड़ा। बीवी की तरह बातें करियो, लगता है जल्द मुलाकात करनी पड़ेगी। इसके जुमानी अंदाज में वो घबरा कर रहेगी। मैं बेजी को फ़ोन दे रही हूँ। नहीं, सना को दे दो, मुझे इससे बात करनी है। वो जो बड़े खूबसूरत एहसासात का शिकार हो रही थी, इसकी बात पर इसकी मुस्कुराहट सुकड़ गई। इसने फ़ोन सना को दे दिया और खुद बेजी के करीब बैठ गई। वो बात कम और कह ज़्यादा लगा रही थी। सच में तलाल, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। इस बार जल्दी आना, फिर इकट्ठे शॉपिंग पर चलेंगे। वो इतनी बेतकल्फी से बात करी थी कि ज़मीना को अपना वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था। हूँ तो साड़ सड़ के ख़त्म हो जा, तेरे वगैरह बीबियाँ ना लही कोशी होंदा। वो तीनों बैठी बचपन की यादें ताज़ा करी थी। गफूर साहब ने दूर से इन्हें हंसते देखा तो दिल से मुस्कुरा दिया। 3 माह पहले जब इन्होंने ज़मीना की शादी की थी, वो नाराज़ भी थे और इन्हें ये डर भी था कि ज़मीना जितनी जज्बाती कुछ गलत ना कर दे। लेकिन आज पहली बार इसे मुतमिन और खुश देखकर इन्हें तसल्ली हो गई। बेटा तलाल, वो कैसे बात होती है? जी वो भी ठीक है। आ कब रहा है? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। बेजी बता रही थी कि 1 माह बाद आते हैं। अभी तो इन्हें गए 2 हफ्ते में। चलो अच्छा है, अल्लाह खैर खैरियत रखे। फ़ोन करती रहा करो, नहीं तो फिक्र होती है। जी। वो जल्दी जल्दी हैंड बैग उठाकर बाहर निकली तो गफूर साहब इसके इंतज़ार में खड़े थे। अच्छा पापा। वो इनके गले लगी तो इन्होंने प्यार से इसका सर छुआ। मेरी अच्छी बेटी। ये कहते हुए इनकी आवाज़ पर आ गई। ज़मीना ने चौंक कर इनका चेहरा देखा। अपने बाप से नाराज़ तो नहीं हो? इनको रोता देखकर इसकी आंखें भी भर आई। मैं आपसे नाराज़ नहीं, शर्मिंदा हूँ। बस इस बात का दुख था पापा, आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। बेशक मैं दिखावे से मुतासिर हो जाती थी, लेकिन आपकी तरबियत इतनी कमज़ोर नहीं थी। गलते वाकई सही आ, चवला ही बढ़िया सी। इन्हें किड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ सेट हो गई सी। वहाँ सब तुम्हारे साथ अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे हैं पापा। बेजी मुझसे बहुत प्यार करती है और आपने मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब किया। वो नज़र नीची किए बोली तो इसके चेहरे पर फैले रंग देखकर इन्हें मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो, अक्ल शरीफ तो छेती गाली आ गई। इसका मूड सुबह से ऑफ था और इसकी वजह सना थी, जो सुबह सुबह इतना तैयार होकर आ गई थी। इसका इरादा बेजी के साथ मार्केट जाने का था, लेकिन इसकी वजह से टलता लग रहा था। वो बेजारी से बैठी मैगजीन पढ़ रही थी जब इसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर राबिया का नंबर था। किधर हो? इसने छूटते पूछा। घर पर हूँ। वो बेजारी से बोली। तो रेडी हो जाओ, हम आ रहे हैं। वो जो टेक लगाए बैठी थी झटके से सीधी हुई। मतलब क्या? मैं क्या फ़ारसी बोल रही हूँ? मैं और सारा तुम्हारे घर आ रहे हैं, 15-20 मिनट में पहुँच रहे हैं। लोकेशन सेंड करो। कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो कितनी देर होंठ चबाती रही। आखिरी मुलाकात में इन्होंने कहा था कि वो इसके घर आएंगे, लेकिन इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो वाकई आ जाएंगे। बस सर झटक कर बाहर आए। बेजी हंसपे मामूल अपने तख्त पर बैठी थी और सना इनके साथ चिपकी बैठी थी। बेजी। हाँ बेटा। वो हाथ रोक कर इसे देखने लगी। बेजी, वो मेरी दोस्त का फ़ोन था, वो इधर आ रही है। इसने नहाई शर्मिंदगी से बताया। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम अंदर जाकर हलीमा को बता दो क्या क्या पकवाना। बल्कि ठहरो, मैं खुद कहती हूँ। और नूरा, आसिया से को मेहमान वाला कमरा साफ़ करवा दे। और मैं ना, तुम कपड़े बदल लो। इसने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली। मैं ठीक हूँ बेजी। वो बेदिली से बोली। ठीक नहीं, जाओ जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। इनका अंदाज़ हतमी था तो वो सर हिलाती अंदर आ गई। वो तैयार होकर बाहर आई तो नूरा ने बताया कि आपकी सहेलियाँ आ गई हैं। वो बेजी के कमरे में आई तो वो दोनों बेजी के पास तख्त पर बैठी थी और बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ बातें कर रही थी। ज़मीना को देखकर दोनों उठकर इसके गले लगी। कितनी प्यारी लग रही हो। राबिया ने प्यार से इसका गाल खींचा तो इसने छेम कर बेजी को देखा, जो मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। पता है आंटी, जब ज़मीना ने हमें बताया कि इसकी शादी गाँव में हो तो हमने इसी वक्त सोच लिया था कि हम यहाँ आएंगे। एक्चुअली इससे पहले हमें कभी इत्तेफाक जो नहीं हुआ कोई भी गाँव देखने का। इसके तेज तेज बोलने पर बेजी हंस पड़ी। आपके बागात भी होंगे? राबिया ने इश्तियाक से पूछा। हाँ वो भी है। तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। वो फैसला कुल अंदाज में बोली। ज़रूर जाना बेटा, पहले थोड़ा आराम कर लो। मैं ना पुत्र, सहेलियों को अपने कमरे में ले जाओ, आराम से बातें करो। कितना बोलती हो तुम। कमरे में आते ही ज़मीना ने राबिया को घूरा। यार मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ आकर। अरे वाह। बात करते करते वो चीखी तो ज़मीना ने हैरत से देखा। ज़मीना, ये तुम हो? सायरा देखो। वो दोनों अब इसके वलीमे की अनलार्सफोर तस्वीर को देख रही थी। उफ़, मुझे यकीन नहीं आ रहा कितनी हसीन लग रही हो। और तुम्हारे हस्बैंड, व्हाट अ पीस यार। इसकी तरफ देखकर इसने एक आंख दबाई तो ज़मीना ने मुस्कुराहट रोक कर इसे थप्पड़ लगा। बको मत। तुम्हारी बेजी तो बहुत अच्छी है, सायरा बोली। और वो साथ कोई खलाइक मखलूक भी खड़ी थी जो हमें ऐसे घूरी थी जैसे आंखों का रास्ता निकल जाएगी। वो बेजी की भांजी है। इसका जिक्र करते इसका मुंह बन गया। लगता है तुम्हें खास पसंद नहीं। सायरा ने संजीदगी से देखा। इसे मैं पसंद नहीं, क्योंकि इसके और तलाल के बीच आ गई हूँ मैं। अधूरी लव स्टोरी। राबी ने समझ कर सर हिलाया। दूसरी तरफ भी ऐसा हाल है? पता नहीं, दूसरा बंदा बहुत कह रहा है, अपना पता नहीं लगने देता। इसके कहने पर दोनों ने ओ को लंबा खींचा और फिर अपनी बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चल लगा। खाला, आपने बहू को ज़्यादा सर चढ़ा रखा है। सना की आवाज़ सुनकर अंदर आती ज़मीना वहीं रुक गई थी। सबके हलक कड़वा हो गया। ऐसा क्यों कह रही हूँ? जरीना बेगम ने हैरत से देखा। ये उम्र है आपकी काम करने की? सारा दिन आप काम करते हैं और महारानी बिस्तर तोड़ती रहती है, और अब सुबह से सहेलियाँ इनके साथ लगी हुई है। ये नहीं होता कि उठकर किचन में झांक ले। इसीलिए आपसे कहती थी कि शहरी लड़की ना लेकर आए। इसके मजाज ही नहीं मिलने, वहीं हुआ।
बर्तन सेट करती नूरा ने अफसोस से सर हिलाया। ऐसा नहीं है सना, मैना मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं खुद इसे कुछ करने नहीं देती। शादी को अरसा कितना हुआ, शोहर भी दूर है, बेचारी सारा दिन बौखलाई फिरती है। मुझे तरस आता बच्ची पर, मेरी वजह से माँ बाप के घर में इतना काम जाती है। अच्छे सहेलियाँ आगे, खुश होगी मेरी बच्ची। इसकी हंसी गूंजती तो मेरे घर का आंगन महकने लगता है। बस अब अल्लाह से दुआ है जल्द से जल्द मेरे आंगन में तलाल के बच्चों की चहकार गूंजे। नूरा ने बेसाख्ता आमीन का, जबकि सना ने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की बोतल को पिचका दिया। और सना ने साढ़े साढ़े के ख़त्म हो जाना, साढ़े साढ़े के सवा होना, इन्हें रहना भी इतने, इन्हें जाना मरना भी नहीं, तो साढ़े साढ़े के ख़त्म हो जाना इस औरत ने। बेजी ने सायरा और राबिया को रोक लिया था। रात देर तक वो बेजी के साथ बैठी किस्से सुनती रही। बड़ी मुश्किल से ज़मीना ने सोने भेजा। जानती थी बेजी मुरब्बत में बैठी रहेंगी, लेकिन वो जल्दी सोने की आदी है। वो कमरे में आई तो हमेशा की तरह सोचों का महवर वही शख्स था जिससे लापरवाह था। इसे सोचते सोचते कब नींद इस पर मेहरबान हुई, इसे पता ही नहीं चला। नींद में से लगा कोई इसके करीब आकर बैठा है, लेकिन वहम समझ कर इसने आंखें नहीं खोली। लेकिन फिर अपने चेहरे पर किसी का लमस महसूस करके इसने आंखें खोली। सामने वही था जिसे सोचते हुए सोई थी। वो रोज़ ही ऐसे ख्वाब देखती थी। जो सो मुस्कुराकर हाथ बढ़ा के इसे छुआ, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। इसकी मुस्कुराहट सुकड़ के वो झटके से उठी थी। वो अब आंखें फाड़े इसे देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आप कब आए? इसे हकीकत के रूप में अपने करीब देखकर इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसे मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर वो नर्वस हो रही थी। आपने बताया नहीं आप आ रहे हैं, वो मुश्किल बोली। सोचा सरप्राइज़ दूंगा। अच्छा लगा सरप्राइज़? वो मुस्कुराते हुए इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रहा था। इसने मुश्किल सा रस्पात मिला। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बेजी से मिल लूँ, फिर इकट्ठे नाश्ता करते हैं। वो इसके सर पर चप्पत लगाकर खड़ा होकर उसके निकलते ज़मीना खुलकर मुस्कुराई। एक सरशारी थी जो उसके वजूद में उतर आई थी। मौसम खुशगवार था, सर्दियों की आमद थी। बेजी ने नाश्ता सहन में लगवाया था। अपने बेटे को अचानक देखकर इनकी खुशी का आलम ही कुछ और था। राबे और सारा तो तलाल से बेतकल्फ़ी से बातें करी थी जैसे बरसों से जानती हूँ। ज़मीना से हमने कल ही आपके बारे में पूछा था, तब तक तो ऐसे कोई आसार नहीं थे कि आपको पता नहीं चल गया हम आने वाले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने सोचा अपनी मेरी सानिया आ रही है तो मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। वो भी कौन सा काम था? आंटी, ये तलाल भाई पहले इतने हैंडसम थे या हमारी ज़मीना का कमाल है? सायरा शरारत से बोली। मुझे लगता है ज़मीना का कमाल है। बेजी भी शरारत से बोली तो तलाल ने हैरत से माँ का खुशी से जगमगाता चेहरा देखा और मुस्कुरा दिया। बेजी भी कुड़ियाँ दना भी कुड़ी बांधी, कुड़ी चिड़ी बांधी। बेजी ने इन दोनों को जाते हुए बेशुमार तोहफे दिए। वो इनको छोड़ने गेट तक आई जब सायरा इसके गले लगी। तुम बहुत लकी हो ज़मीना, इतनी चाहत, इतना खूबसूरत शौहर, इतनी मोहब्बत करने वाली सास हर किसी की किस्मत में नहीं होती। मुझे तुम पर रश्क आ रहा है और दिल चाह रहा है काश मैं तुम्हारी जगह होती। ज़मीना, तुम जितनी प्योर थी, तुम तलाल भाई जैसा मर्द ही डिज़र्व करती थी। और ज़मीना इसको देखते हुए कुदरत के खेल पर हैरान थी। एक वक्त था कि वो अपने हालात से शौकी थी। इसे सायरा और राबी जैसी ज़िंदगी चाहिए थी, और आज सब उलट था। वो जिन्हें मुकम्मल समझती थी वो इसे खुशकिस्मत मान लेते, सिर्फ इस एक शख्स की वजह से। इसने सामने देखा जहाँ तलाल बेजी को बाजू के हल्के में लिए राबिया से बात कर रहा था। इसने तो खुद को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो शायद कुदरत इस पर मेहरबान थी या माँ बाप की दुआएं काम आ गई थी। तो होर की होर इदा दी लानतियां नूं फटकारी बरसती है और एडे चंगे जगह मिलती है। इनके आने से घर में रौनक आई थी। इनके जाते फिर खामोशी छा गई। इसने काफ़ी देर से सना को नहीं देखा, शायद वो चली गई थी। तलाल को ज़मीना पर काम था, वहाँ गया था। वो तैयार होकर कितनी देर तक इसका इंतज़ार करती थी, लेकिन दोपहर से रात होगी वो नहीं आया। जबकि बेजी शायद किसी की फौतगी पर गई थी और इन्हें कल आना था। नूरा भी अपने कमरे में चली गई। वो भी अपने कमरे में आ गई। इसे परेशानी हो रही थी। इसने तलाल का नंबर मिला जो दूसरी बेल पर उठा लिया, लेकिन आवाज़ तलाल की नहीं थी। कौन? नस्वानी आवाज़ पर इसका सांस रुक सा गया। सना बात कर रही हूँ। ज़मीना के माथे पर बल पड़ गए। तलाल का फ़ोन आपके पास क्या करे? मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोली। तलाल को फ़ोन दे, वो गुस्से से बोली। वो तो भी सो रहा है, उठेगा तो बता दूंगी। और हाँ, आज रात वो आएगा भी नहीं। ज़मीना तो जैसे सुन होकर रहेगी। बात सुनो ज़मीना, आज मैं खुलकर तुम्हें बता रही हूँ, मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, क्योंकि तुम तलाल की बीवी हो, जबकि इसकी बीवी मुझे होना चाहिए था। वो मेरी बचपन की मोहब्बत है, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। इसने सिर्फ खाला जी के कहने पर तुमसे शादी की है, और मजबूरी का रिश्ता कभी खुशी का रिश्ता नहीं बनता। जैसे अभी देख लो, इसके आने का मुझे पता था, और अभी भी रात के इस वक्त वो मेरे साथ है। तो तुम खुद सोच लो कि इतनी पढ़ी लिखी हो, ज़रा सी भी समझ होगी तो कुछ कहे बगैर ही हमारी ज़िंदगी से निकल जाओगी। यकीनन तुम ऐसे आदमी का साथ नहीं चाहोगी जिसके पहलू में तो कोई और हो और दिल में कोई और। इदा दी अक्ल दी धनी ने ना ओदी गल्लां च भी आई ना लानती ने। फ़ोन बंद हो गया, लेकिन वो अभी तक फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। बेड के इस पार शीशे में इसका सजा सवरा रूप इसे साफ नजर आ रहा था। इसे यूँ लग रहा था जैसे इसका चेहरा इसका मजाक उड़ा रहा हो। इसने फ़ोन रखते हुए दुपट्टा गले से निकालकर बेड पर फेंका, कानों से टॉपस निकालकर फर्श पर फेंके और दोनों हाथों में पहनी चूड़ियाँ उतारकर सोफे पर फेंकी, और वो दोनों पाँव सोफे पर रखकर थोड़ी घुटनों पर टका दी। आंसू कतरा कतरा इसकी आंखों से बहने लगे। इसे समझ में नहीं आ रहा था इसे गुस्सा से आ रहा था या दुख। वो सारी रात इसने यूँ ही बैठकर गुजार दी। सुबह 5 बजे के करीब दरवाज़ा खुलने पर भी इसने हरकत नहीं की। अंदर दाखिल होते तलाल ने हैरत से यूँ बैठे देखा। ज़मीना,
इसने करीब जाकर इसे आवाज़ दी तो नज़रें चूड़ियों पर पड़ी जो कुछ सोफे कुछ ज़मीन पर बिखरी थी। ज़मीना ने सर उठाकर इसे देखा जिसने जैकेट हाथ में पकड़ी थी। शर्ट के कफ उल्टे हुए थे, बाल बिखरे और आंखें बेख्वाबी से लाल हो रही थी। तुम ठीक हो? वो परेशानी से इसके करीब बैठ गया। ज़मीना कुछ देर इसका चेहरा देखती रही। क्या हुआ है? सॉरी यार, मुझे पता है मेरी गलती है, मैं लेट हो गया हूँ। वो जैकेट सोफे पर फेंकता हुआ बोला। कहाँ थे आप? वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोली। एक दोस्त की तरफ था, इमरजेंसी हो गई थी। ज़मीना ने अफसोस से देखा। आपको शर्म नहीं आ रही? एक तो गलती करते ऊपर से झूठ बोलते हैं। तलाल ने पहले इसे हैरत से देखा, फिर इसके माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बोल रही हो? दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ। मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? ज़मीना, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, थका हुआ। पहेलियाँ बूझने का मेरा कोई मूड नहीं। सीधी बात करनी तो करो वरना मैं सोने जा रहा हूँ। इसने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाई थी जब वो एकदम इसके सामने आ गई। आज बात आर पार होगी। आप यूँ मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम अपने हवासों में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? कौन सा धोखा दिया मैंने? इसने अब गुस्से से बाजू से पकड़कर झटका दिया। आप क्या करे थे सना के साथ? क्या मतलब क्या करा था सना के साथ? वो अब उल्टा ताज्जुब से पूछने लगा। आपका फ़ोन कहाँ है? इसका इश्तियाल अब बेबसी में ढल गया। इसने अचानक अपनी जेबें टटोली। वो शायद खाला की तरफ रह गया। कहने के बारे से चौंक कर इसे देखा। आपने कहा आप दोस्त की तरफ थे, फिर आपका फ़ोन सना के पास क्या करा था? मैं खाला की तरफ गया था सना को छोड़ने। वहाँ फ़ोन आ गया, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मैं जल्दी में शायद फ़ोन भी भूल गया। मेरा दोस्त इमरजेंसी में था, इसके घर वाले काफ़ी परेशान थे, इसलिए मुझे वहाँ रुकना पड़ा। अबू बकर भी मेरे साथ था और मैंने बेजी को भी फ़ोन करके बता दिया था। झूठ, एक बार फिर झूठ। आप सारी रात सना के साथ थे, इसने खुद मुझे बताया। इसने कहा कि आप इससे मोहब्बत करते हैं और मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। अगर यही कुछ करना था तो शादी क्यों की थी मुझसे? मैं तो पहले आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। दुख हो रहा मुझे कि आप जैसा शख्स मेरा शौहर है। तलाल ने अपने लब भींच लिए। वो खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोक रहा था। मुझे आप जैसे शख्स के साथ रहना ही नहीं है जो बगैर किसी रिश्ते के गैर औरत के साथ हाथ रात गुजारता हो। ज़मीना, वो चीख उठा था। खामोश हो जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। नहीं होंगी मैं खामोश। मैं आप समझी हूँ कि आप मुझसे दूर क्यों रहते थे, क्योंकि आपकी पसंद तो सना थी। आप बेजी की वजह से मुझसे शादी करने पर मजबूर हुए थे। मैं आपकी असलियत जान गई हूँ। मुझे आज़ाद कर दें और जो सबसे छुप कर करें वो जायज़ तरीके से करें। अब की बार तलाल का ज़बत जवाब दे के इसने थप्पड़ दे इसके गाल पर मारा। एक पल के लिए इसके आवाज़ झंझना कर है कि इसने गाल पर हाथ रखकर इसे देखा जिसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो रहा था। वो कितनी देर पल के झपकाए इसे देखती रही जैसे इसे यकीन ना आया हो। तेरी जो ज़बान चलेगी कुतियाँ वगैरह डॉग्स वगैरह जो तेरी ज़बान चलेगी तो फिर अगो अगले बंदे ने तो हाथ तो चलना ही है ना। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वो बेहद संजीदगी से बोला। हाँ ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। ज़मीना को बहुत रोना है। इसने बेड से अपना दुपट्टा और साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया बाहर की तरफ बढ़ी, लेकिन इसने एकदम बाजू से खींच कर इसे रोका। अब तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, तो पेजी को भी दरमियान में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। कहने के साथ उसे खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा। छोड़े मेरा बाजू, मुझे दर्द हो रहा है। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि इसे अपनी हड्डियाँ टूटती महसूस हो रही थी। किचन की तरफ जाती नूरा ने हैरत और फिर परेशानी से देखा। वो सारा रास्ता रोती रही थी, लेकिन वह सख्ती से हॉर्न बेंच ड्राइव कर रहा था। गाड़ी जब इसके घर के आगे रुकी तो इसने चौंक कर इसे देखा। मुझे नहीं जाना, उतरो कार से। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर गया था और यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। अब तुम आज़ाद हो। ज़मीना इसे देख रही थी जो इसे नहीं देख रहा था। वो मज़ीद बात के बगैर उतर की। वो तेरी से गाड़ी भगा ले गया। पहल देने से पहले इसने अच्छी तरह से चेहरा साफ किया। दरवाज़ा इमराना ने खोला था और इसे इतनी सुबह देखकर परेशान होगी। ज़मीना, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर इनके गले लग गई। इतनी सुबह खैरियत है? जी अम्मी, सब खैरियत है। किसके साथ आई हो? इन्होंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। तलाल छोड़ कर गया नहीं, ज़मीनों पर काम था और बेजी भी कुछ दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के घर गई हैं, तो घर पे कोई नहीं था। तो तलाल ने कहा कि मैं घर चली जाऊँ। मैंने भी कहा मैं कुछ दिन अपनी अम्मी के साथ रहूँगी। वो फिर से इनके गले लग गई। 100 बार मेरी जान तुम्हारा घर है, बल्कि तुम्हारे पापा तुम्हें इतना याद कर रहे थे। आज तुम ना आती तो वो खुद तुम्हें लेने आते। जी, वो मुस्कुराकर बोली। वो कितनी परेशान थी सिर्फ वही जानती थी, लेकिन अपनी परेशानी वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। नाजिया बाजी प्रेग्नेंट थी, सोनिया का रिश्ता तय हो गया था, सब बहुत खुश थे। ऐसे में अपनी परेशानी बताकर कैसे इन्हें दुखी कर देती। नाजिया और सोनिया बाजार गए थे, जबकि वो इनके इसरार के बावजूद नहीं गई। इसका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। इसके छोड़ देने का ख्याल ही जानलेवा साबित हो रहा था। एक हफ्ता होने वाला था, ना तलाल ने इसकी खबर ली और ना बेजी ने फ़ोन किया था। इसे आने वाले वक्त से जैसे डर सा लगने लगा। पता नहीं लोगों के कितने रूप होते हैं, होते कुछ हैं निकलते कुछ हैं। नौशी को इसके शौहर ने तलाक दे दी थी। शादी के बाद इन्हें इसमें 100 ऐब नज़र आने लगे थे। इस सदमे की वजह से ताया जी को हार्ट अटैक हुआ था। वो सोच रही थी कि जब पापा को इसका पता चलेगा तो इनका क्या हाल होगा। हुन देख ला ज़ाहिरी चमक दमक वाले का की हाल होया। लानती है तू भी उत्थे खे खाना से मरदी सी कि तेने भी नौशी वगैरह मिल जाए। वो जो हर वक्त तलाल के रवैये के लिए खुद को कसूरवार समझी थी, इस रवैये की वजह सना होगी, ये बात इसके लिए बहुत तकलीफ देती। इसे पता नहीं चला इसे इस पत्थर दिल इंसान से कब इतनी मोहब्बत हो गई कि इसके दूर जाने का ख्याल मौत के बराबर लग रहा था। अभी तो अकेली थी, खुलकर रो सकती थी और वो रो रही थी। फ़ोन की बेल पर इसने चौंक कर देखा और नूरा का नंबर देखकर हैरान हुई।
हेलो, वो परेशानी से बोली। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नूरा, तुम बताओ सब ठीक है ना? बेजी ठीक है? जी भाभी सब ठीक है। आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं अम्मी के घर हूँ। क्यों? अच्छा, वह हैरान हुई। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी एक वीडियो भेज रही हूँ, वो देखें। फ़ोन बंद हो गया तो अगले पल मैसेज आया। वीडियो ऑन होते ही सना का चेहरा नजर आया। वो बेजी के घर का गेस्ट रूम था, वो बेड पर लेटी थी, फ़ोन कान से लगा तो कहका लगा कर हंसी। बस अम्मी क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। यहाँ आई तो मैदान बिल्कुल खाली था। मैंने तो आपको पहले कहा था कि वो लड़की बहुत बेवकूफ़ है। फ़ौरन मेरी बातों का यकीन कर लेकर कुछ इसमें कमाल तलाल की बेवकूफ़ी का भी अपना मोबाइल छोड़ गया था। कहकर वो चुप होकर दूसरी तरफ की बात सुन रही थी। नहीं अम्मी, इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तलाल बेवकूफ़ नहीं है, ये आपको भी पता है। दूसरा, वो पूरी तरह अपनी बीवी के इश्क में गिरफ्तार था। मैं आपसे नहीं, कई सालों से इसे आराम करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मजाल है इस पर असर हो। वो मुझे सिर्फ एक यतीम कज़न समझता है। मैं कब से ज़मीना के खिलाफ इसके कान भर रही हूँ, पर वो सुनता ही नहीं। इस ज़मीना ने पता नहीं तलाल और खाला पर क्या जादू कर दिया। तभी मैंने तलाल को छोड़कर ज़मीना को टारगेट बनाया और देखे कामयाब भी रही। पता है अम्मी, जब तलाल इसे प्यार से देखता था तो मेरा दिल करता था ज़मीना का मुंह नोच लूँ। खाला इस शहर की लड़की से तलाल की शादी करवा कर समझ रही थी वो कामयाब हो गया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तलाल अगर मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसे किसी और का भी नहीं रहने दूंगी। मैंने जिस तरह तलाल को बुरा बनाकर इसे बताया, मुझे यकीन है वो वापस नहीं आएगी। मेरी फिक्र ना करें अम्मी, मैं अब खाला के साथ रहूंगी। बेचारी फिर अकेली जो होगी, इनको पता ही नहीं इनका आशियाना तबाह हो चुका है। वो कहकर लगा कर हंसी। वीडियो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ज़मीना अब भी फटी फटी आंखों के साथ स्क्रीन को देख रही थी। अब मैं क्या करूँ नूरा? भाभी भाई बहुत गुस्से में थे। मैंने आपको बताया था वो गुस्से में किसी की नहीं सुनते। वो परसों वापस कराची चले गए और बेजी को भी कुछ खबर नहीं। उन्होंने बेजी से कहा है कि आप अपनी दोस्तों के साथ सैर के लिए पहाड़ी इलाके में गई हैं जहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते बेजी आपसे रब्ता करें। अभी भी वक्त आपके हाथ में भाभी, आप तलाल भाई को फ़ोन कर लेना, सॉरी कह दें। नूरा के फ़ोन बंद करते इसने तलाल का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी, कितनी देर बेल जाती रही और फिर फ़ोन काट दिया गया। इसने बेदर्दी से निचला होंठ कुचला और दोबारा नंबर मिलाया। फ़ोन फिर काट दिया गया। तलाल प्लीज़, इसने मैसेज किया और अगले ही पल इसका फ़ोन बचा। हेलो, इसकी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ खामोशी थी। हेलो, वो दोबारा बोली। तुमने मुझे अपना फ़ैसला सुना दिया था, अब मेरी भी सुन लो। मैंने दूसरी शादी का फ़ैसला कर लिया। अब तुम बता दो तो मैं डाइवोर्स कब भेजूँ? ज़रा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। ज़मीना के हाथ से फ़ोन गिर गया। वो बिल्कुल सख्त हो गई और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो तेज़ी से उठ कर बाथरूम में गई। अच्छी तरह मुँह धोकर इसने चादर ली, मोबाइल लेकर बाहर आ गई। तुम कहाँ जा रही हो? अंदर आती सोनिया और नाजिया ने हैरत से देखा। मैं घर जा रही हूँ। खैरियत? खैरियत है? हाँ, बेजी का फ़ोन है, वो घर आ गई तो मैं अब जा रही हूँ। जाओगी कैसे? नादिया इसके पीछे आई। राइड आ गई है मेरी, अम्मी पापा को बता देना। कहकर वो तेरी से निकल गई। सारा रास्ता इसने जिस तरह ज़ब्त किया वही जानती थी। वो घर में दाखिल हुई तो बेजी अपने तख्त पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। इसे देखकर इन्होंने बेसाख्ता अंदाज में खुश होकर बाहें फैलाई और इसका सारा ज़ब्त रुखसत हो गया। वो इनसे लिपट कर रो पड़ी और जिस तरह बिलक बिलक कर रोई थी, बेजी के लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया। ज़मीना मेरी बच्ची, हुआ क्या है? मेरा दिल घबरा रहा है। गफूर इमराना ठीक है? वो इसकी पुश्त ला रही थी जो मजबूती से इनसे चिमटी हुई थी। नूरा पानी लाओ, इन्होंने पास खड़ी नूरा से कहा। ज़मीना शाबाश, सीधी और बता मुझे क्या हुआ है? इन्होंने ज़बरदस्ती से खुद से अलग किया, जिसकी अब हिचकी बन गई थी और सुर्ख चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था। बेजी, वो टक्कर टक्कर बोली। तलाल, क्या हुआ तलाल को? वो घबरा कर बोली। आपके जाने के बाद तलाल मुझे घर से निकल जाने को कहा। अम्मी के घर छोड़ा है मुझे और कहा मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए बेजी भी तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मुझे थप्पड़ मारा यहाँ। वो बताते हुए फिर फूट फूट कर रो पड़ी। ज़रीना बेगम में चश्मे की तरह सर पड़ गई और अभी भी फ़ोन करके कहा कि वो दूसरी शादी करें और जल्द मुझे तलाक भिजवा देंगे। ज़रीना बेगम का चेहरा सफ़ेद चेहरा यकलक सुर्ख हुआ। नूरा फ़ोन मिलाओ कराची। और नूरा ने पहले तैयार बैठी थी, पहल जा रही थी, इसने फ़ोन बेजी को पकड़ा दिया। नूरा खैरियत है? बेजी ठीक है? दूसरी तरफ से इसकी परेशान आवाज़ सुनाई दी। मैं जो फ़ख्र से कहती थी तलाल अहमद तुम मेरे बेटे हो, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें पैदा किया। बेजी, वो तड़प कर बोला। इसका पूरा नाम लेना ही इनकी नाराज़गी को ज़ाहिर कर रहा था। नाम मत लो मेरा, मर गई तुम्हारी बेजी। मैंने तुम्हारी ये तरबियत की थी तलाल अहमद कि तुम एक लड़की पर हाथ उठाओ, वो जो तुम्हारी बीवी है? क्या तुम्हारा बाप मुझसे ऐसा सलूक करता था? क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया था? बेजी, आप मेरी बात तो सुन लें। बात करने के लिए कुछ रह गया? तलाल, ज़मीना को मैं अपनी बेटी बनाकर लाई थी, किसी बाप के दिल का टुकड़ा थी जिसके दिल के तुमने टुकड़े टुकड़े किए हैं। अपनी बढ़तरी साबित करना चाहते हो? तलाक का हक इस्तेमाल करके औरत को ज़ेर करना चाहते हो तो ठीक है, भेज दो तलाक। पर यह भी याद रखना कि माँ भी मर गई तुम्हारी और इस घर के दरवाजे भी बंद हो गए तुम पर। इन्होंने कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि ज़मीना के आंसू थम गए। वो सहमी नज़रों से बेजी का सुर्ख चेहरा देख रही थी। ऐसी हालत नूरा की थी। ज़मीना ने क्या नूरा ने सारी उम्र बेजी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। नूरा का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। तलाल भाई, वो हल्का सा मिनमनाई। फ़ोन मत उठाना, वो उंगली उठाकर बोली। फिर ज़मीना को देखा जो सहमी हुई इन्हें देख रही थी। ना मेरी बच्ची, तू परेशान ना हो। मैं अब जब तक इसे थप्पड़ नहीं मार लेती मुझे भी चैन नहीं आना। नहीं बेजी, वो बेसाख्ता बोली। आप अब इन्हें कुछ मत कहें। मैंने तो आपको इसलिए बताया कि आप इन्हें कहें वो मुझे माफ़ कर दे। तुमने क्या किया जो वो माफ़ करेगा? माफ़ी तो इसे मांगनी होगी। नहीं बेजी, मुझे माफ़ी भी नहीं चाहिए, बस इनसे कहें मुझे तलाक न दे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती।
अब की बार ज़रीना बेगम ने चौंक कर गहरी नज़रों से उसे देखा। तभी राजा अंदर आया। सलाम बेजी, तलाल भाई का फ़ोन है। वो घबराया हुआ था, लगता डांट पड़ी थी। बंद कर दो, अब उठाना मत। इनके कहने पर वो होंको की तरह इन्हें देखने लगा। मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर भैंसों को चारा डालो, काटो। इनके गुस्सीले अंदाज पर गड़बड़ाकर वापस भागा। चल अभी तलाल, तेरा तेरा आपते मनकता हो गए। बेजी मैं आपके पास सो जाऊं? आवाज़ पर पलट कर देखा, ज़मीना दरवाजे में खड़ी थी। पूछने वाली क्या बात है पुत्री, आ जाओ। इन्होंने इसको जगह दी। वो तेरी से बेजी के कमरे की तरफ बढ़ा था और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। बेजी तस्बीह पढ़ रही थी, जबकि वो बाजू इनके गिर्द फैलाए सो रही थी। इस मंजर ने इसे सुकून दिया था। मैंने तुम्हें मना किया था तलाल अहमद यहाँ आने से। वो इसे देखकर सख्ती से बोली तो इसने होंठ खींच लिए, जबकि आंखें माँ की बेरुखी पर नम हुई थी। वो चलता हुआ इनके करीब और इनके पाँव पकड़ कर बैठ गया। मेरा कसूर क्या है? मेरी तरबियत को शर्मिंदा करवाया तुमने। जब मैंने ने मुझे बताया कि तुमने इसे थप्पड़ मारा, मुझे यकीन नहीं आया मेरा मुन्ना ऐसा कर सकता है। वो आपको मुझसे ज़्यादा प्यारी हो गई है। कहने के साथ एक नाराज़ नज़र इस पर भी डाली, जो सोते हुए भी नाराज़गी के बावजूद बार बार इसका ध्यान भटका रही थी। हाँ, क्योंकि मैं इसे अपनी बेटी बनाकर लाई थी और इसने भी माँ समझ कर मुझसे शिकायत किया। अगर मेरी बेटी पर कोई हाथ उठाता तो तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ऐसे छोड़ देती? और आपको लगता है मैंने बगैर वजह हाथ उठाया होगा? जो भी वजह हो तलाल, औरत पर एक मजबूत मर्द हाथ नहीं उठाता। ये बहुत घटिया हरकत थी। बेजी मैं पहले इमरान के एक्सीडेंट की वजह से बहुत परेशान था और आते ही इसने मुझ पर इल्ज़ामों की बारिश कर दी। मैं रात पता नहीं किसके साथ। बात अधूरी छोड़कर इसने सर झटका। अगर इसे गलत फहमी होती तो तुम दूर कर सकते थे। क्या हाथ उठाना एक बहुत हल था? इसने मुझे कहा कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और तुमने मान लिया? वो उल्टा इससे पूछने लगी। क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है, और ऐसा अब से नहीं पहले दिन से। वो मेरे लिए आज भी इतनी अजनबी जितनी पहले दिन थी। वो सर झुकाकर हकीकत बता गया। बेजी एकदम खामोश होगी, जबकि साथ लेटी सब सुनती ज़मीना का दिल उछल कर हलक में आ गया। इसे मुझसे मोहब्बत नहीं ना, मैं ये नहीं मानती मुन्ना। मोहब्बत ना करती तो तुम्हारे यूँ कहने पर रोती तड़पती मेरे पास ना आती, और अभी भी नींद में तुम्हें आवाज़ें दे रही थी। ये मोहब्बत नहीं क्या? तलाल ने चौंक कर इसे देखा, जो आंखें खोली एकटक इसे देख रही थी। तलाल के देखने पर बेजी ने भी इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। उठ के मेरी बेटी, आप पूछे इससे क्या कहा था इसने मुझे? तलाल ने माथे पर बल डालकर इसे देखा। बेजी, वो मजीद इनके साथ लगकर हल्की आवाज़ में मिनमिनाई। मुझसे बात करो, वो गुस्से से बोला। मुन्ना, ज़रीना बेगम ने गुस्से से देखा। बेजी मुझसे गलती होगी, मुझे सना ने गलत बातें की थी। कहा कि ये इससे प्यार करते हैं और इससे शादी करना चाहते हैं। अभी भी इसके पास सो रहे हैं। ला हौला वला कुव्वत। तलाल बेसाख्ता बोला। सुना आपने? तलाल ने फिर इसकी शिकायत की थी। मुन्ना, इन्होंने इसे टोका। तुम बोलो ज़मीना। और कहा कि वो सिर्फ आपकी वजह से मजबूर है, वरना वो कभी इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहते। वो रुहानसी होकर बोली। और तुमने मान लिया? अभी तलाल ने पूछा। बड़े अफसोस की बात है मुन्ना, मैंने तुमसे पूछ कर ही शादी की थी और शादी के बाद तुम खुश भी थे। माँ के कहने पर वो शर्मिंदगी से नज़रें चुराने लगा। ये मुझे तलाक देने की बात करें मुन्ना। बेजी का अंदाज मलामती था। इसने नज़रें उठाकर इनकी तरफ देखा तो नज़रें इस पर जा रुकी, जो बेजी के कंधे पर थोड़ी रखे मुस्कुरा रही थी। आप मुझे माफ़ कर दे बेजी। वो इसे इग्नोर करता बेजी की तरफ मतवज्जा हुआ। मुन्ना, जितने तुम मुझे प्यारे हो इतनी मैना भी मुझे प्यारी है। आइंदा मैं ना सुनूं कि तुमने इसे डांटा और हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी बेजी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो सर झुकाकर बोला। और बेटा तुम भी आइंदा ध्यान रखना, बीवी बीवी में इत्मीनान का रिश्ता बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कमी हो तो दूसरे फ़ायदा उठा जाते हैं। अपने मुन्ना के बारे में एक बात मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ, वो किरदार का बहुत मजबूत है, इसलिए ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती कि वो तुम्हें धोखा देगा। दूसरा साल ने जो हरकत की है इसे तो मैं देख लूँगी। वो गुस्से से बोली। समझ आई मैं ना, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बेजी, वो ताबेदारी से बोली। मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ। वो कहकर खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इनके जाते तलाल ने खूनख्वार नज़रों से इसे देखा, जिसने जल्दी से मुँह रज़ाई के अंदर कर लिया। उठो चलो कमरे, मुझे तुमसे बात करनी है। वो इसकी रज़ाई खींचते हुए बोला। मुझे नहीं करनी। वो अंदर से मनमनाई। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। इसने एक झटके से रज़ाई इसके ऊपर से हटाई थी। बे इससे पहले वो कुछ बोलती, इसने सख्ती से इसका मुंह बंद किया। बड़ा शौक है तुम्हें बेजी को सब बातें बताने का, और बड़े दांत निकले थे तुम्हारी मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का कर। इसके बाजू की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो छुड़वाने के चक्कर में फड़फड़ा कर रह गई। कमरे में आकर इसने सबसे पहले दरवाज़ा लॉक किया और फिर इसके चेहरे से हाथ हटाया। अब बोलो। वो इसकी तरफ झुकता हुआ बोला। आई एम सॉरी। वो मुँह सोर कर बोली। नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? सारी खताएं तो मेरे सर हैं, सब खुद करके मेरी माँ की नज़र में मुझे मुजरिम बना दिया। आपकी ज़मीना ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैं गलत हूँ। आपने मुझे थप्पड़ मारकर बदला पूरा कर लिया, लेकिन आपने तलाक की बात क्यों की? कहते हुए बुरी तरह रो पड़ी। एक पल के लिए तलाल चुप रह गया। क्या आपकी नज़र में मेरी इतनी सी भी अहमियत नहीं थी कि मैं आपकी ज़िंदगी में ना रहूं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बेशक आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन अब जो रिश्ता जुड़ गया निभाएं इसे, क्योंकि मैं बेजी और आपके बगैर नहीं रह सकती। वो जिसकी बातें सुन रहा था आखिरी बात पर मुस्कुराती। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? बस पता चल जाता है। मैंने रूठे लहजे में बोली। थोड़ा मुझे भी बता दो। आपने कभी मुझे आई लव यू नहीं कहा, कभी मेरी तारीफ़ नहीं की, बस तंज ही करते। अगर मैं आई लव यू कह देते तो मतलब मुझे मोहब्बत है? वो सर बोला। बिल्कुल। आई लव यू। ज़मीना ने हैरत से देखा। ऐसे थोड़ी कहते हैं। वो खुश नहीं हुई थी। उफ यार, कैसी लड़की हो, पहले खुद तरीका बताती हो फिर खुद ही रिजेक्ट कर देती हो।
मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जब तुम मुझसे दूर जाने की बात करती हो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ये बात ज़मीना के सर से गुजर गई थी। मुझे बेशक बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बात वहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन तुमने रिश्ता ख़त्म करने की बात की तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे मुँह से भी गलत लफ़्ज़ निकल गए, वरना मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो आप सिर्फ़ मुझे धमकी दे रहे थे? इतनी सारी बातों में से तुम्हें बस यही बात समझ में आई है? तलाल ने माथे पर बल डाल कर इसे देखा। नहीं, और भी आई हैं। क्या? वो मैं आपको नहीं बताऊँगी। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली। मैंने तो इज़हार कर दिया, लेकिन तुमने अभी नहीं किया। अभी भी नहीं किया। ज़मीना ने सर उठाकर इसे देखा। मेरी ज़िंदगी का हासिल है आप। इसने कहकर सर इसके सीने पर रख दिया और इस इज़हार पर इसकी रूह तक सरशार हो गई। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो ये छोटा सा नावल बड़ा पसंद आया। आपको कैसा लगा? मरीम का न्यू नावल था ये। राइटर ने नावल नेम इज़ हासिल ज़िंदगी है तू, और राइटर मरियम अज़ीज़ है। मरियम अज़ीज़ का ये न्यू नावल था, ब्रांड न्यू नावल, जब भी कुछ महीने पहले ही आया है। तो आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें, और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहा करें। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। जल्दी इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।